जोहार। मेरा नाम शंकर पाठक है। कृषि ज्ञान के चलते लोग मुझे प्यार और आदर से पाठक बाबा कहते हैं। कृषि दर्शन की इस अंक में आप सभी किसान भाइयों का हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं जानकारी से भरा हुआ हमारा ये कार्यक्रम। और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शनी। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मशरूम उत्पादन इकाई स्थापना के लिए दिया जाता है 40% अनुदान। मत्स्य विभाग में निशुल्क कराई तालाब के मिट्टी और पानी की जांच। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। राज्य के किसान मशरूम उत्पादन से संबंधित कोई भी इकाई लगाना चाहते हैं, जैसे मशरूम उत्पादन इकाई, स्पॉन उत्पादन इकाई या कंपोस्ट उत्पादन इकाई, तो उनके लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन की एक लाभकारी योजना है। इस योजना के तहत इन इकाइयों की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 40% राशि लाभुक को अनुदान स्वरूप दी जाती है। झारखंड राज्य बागवानी मिशन राज्य में बागवानी से जुड़े किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक है मशरूम उत्पादन से संबंधित इकाई, जैसे स्पॉन इकाई, कंपोस्ट इकाई के साथ मशरूम उत्पादन इकाई लगाने के लिए उसमें लगने वाले खर्च का 40% राशि अनुदान देती है। शेष 60% राशि किसान को स्वयं वहन करना होता है। राज्य के मछुआरों के कल्याणार्थ मत्स्य विभाग झारखंड कई तरह की योजनाएं चला रही हैं, जिनमें से एक है तालाबों के मिट्टी और पानी की निःशुल्क जांच करना। जिन मछली पालकों के तालाब की मछलियों की बढ़वार समय पर नहीं हो रही है या कोई अन्य समस्या तालाब में है, तो वो इन योजनाओं के तहत पानी और मिट्टी की जांच कराकर समस्या दूर कर सकते हैं। जो किसान भाई बैगन की फसल लगाना चाहते हैं और किसी कारणवश समय पर नहीं लगा पा रहे हैं, वो दिसंबर माह में भी बैगन लगा सकते हैं। इसके लिए आपको बैगन की पिशाद प्रभेद पूसा पर्पल लाव की बुआई करनी होगी। पूसा पर्पल लॉन्ग बैगन की एक ऐसी प्रभेद है जिसे दिसंबर से लेकर फरवरी तक बोया जा सकता है। पूसा पर्पल लॉन्ग बैगन की उन्नत प्रभेद है। यदि कृषक वर्तमान समय में बैगन की फसल लगाना चाह रहे हैं तो उनके लिए यह प्रभेद अधिक उपयुक्त होगी। दिसंबर से लेकर फरवरी तक पूसा पर्पल लॉन्ग की पिछात बुआई की जा सकती है। पिछात बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर लगभग 500 से 600 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है और इसे लगाकर 200 से 250 क्विंटल बैंगन प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, इस समय आपके लगाए हुए सरसों के पौधे पर फूल आने शुरू हो चुके होंगे या कुछ दिनों के उपरांत फूल आने लगेंगे। इस समय उन पर माहू कीट के लगने की काफी संभावनाएं रहती हैं। ये कीट फसल को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। सरसों में इस कीट के लक्षण देखते ही उनके नियंत्रण के उपाय कर लेने चाहिए। ये उपाय क्या हैं? आइए जानते हैं। आने वाले समय में करीब दिसंबर के अंत से या जनवरी के पहले सप्ताह में सरसों में फूल आने लगेगा और उसमें माहू का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो माहू से बचने के लिए किसान भाई अभी मिथाइल डेमाटोन नाम की दवा आती है, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करें, या इमिडाक्लोप्रिड की एक दवा आती है, उसकी भी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला कर छिड़काव करें। इससे जितने भी सरसों में लगने वाले जो माहू कीड़े हैं उससे उसका नियंत्रण हो जाएगा। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटनी करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रो सिकेटर। इस उपकरण की और क्या खासियत है, आइए जानते हैं। यह है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंगरोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की ये है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। कृषि समाचार में आइए अब मिलते हैं सफल किसान से और जानते हैं उनके बेहतर कृषि जीवन के बारे में। जो श्री विधि है उसका हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं
श्री विधि के विधि से खेती करने से ये निश्चित है कि अगर समय पर किया जाए, समय पर खाद पानी गोबर दिया जाए तो अच्छी मात्रा में धान होती है। श्री विधि तो यूँ तो हाइब्रिड अच्छा होता है, क्योंकि अगर समय पर हाइब्रिड का बीज नहीं मिलने से हम लोग देसी बीज का भी श्री विधि के तरीके से खेती करते हैं, उसमें भी अच्छा ही उपज आता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियां पिछले सप्ताह की तुलना में थोड़ी तेज रही। चावल, गेहूं, मक्का आदि प्रमुख अनाज सामान्य रहे, वहीं सब्जी मंडियां भी सामान्य रहीं। आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रहीं। चावल मध्यम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 4200 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1600 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 7050 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4800 रुपए। चीनी न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 3600 रुपए। आलू न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए और प्याज न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। खबरें खेती के अंतर्गत आपको मंडी भाव और मौसम की जानकारी मिली। कृषि से संबंधित और जानकारी की तरफ हम बढ़े उससे पहले हम लेते हैं एक विराम और आप तब तक देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन की इस अंक में आप सभी का फिर से स्वागत है। जोहार पाठक बाबा, जोहार। अरे जोहार आनंद, जोहार। भाई ये कौन है? हम गौरी, आनंद भैया की चचेरी बहन। ओ, रघुनाथ काका की बेटी। देखो आनंद, हम तो पहचान ही नहीं पाए हैं। पाठक बाबा, इसको भी किसानी में बहुत दिलचस्पी है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। अच्छा पूछो, किस तरह की जानकारी तुम्हें चाहिए कृषि से संबंधित? पाठक बाबा, हम जानना चाहते हैं कि मेरे घर बहुत सारा गाय, भैंस, बकरी है, तो जाड़े में उसकी उचित देख रेख, उचित व्यवस्था, खान पान कैसे किया जाए, उसके बारे में मैं जानकारी चाहती हूँ। ओ, यानी कि दुधारू पशुओं की देखभाल जाड़े में हम कैसे करें? देखो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है तुमने। जाड़े के दिनों में दुधारू पशुओं के आहार व्यवस्था का ध्यान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके रख रखाव का भी ध्यान हमारे पशुपालकों को ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो हमारे पशुपालकों को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस संबंध में विशेष जानकारी दिलवाते हैं हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर DK राय जी से, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी परवेज कुरैशी।
किसान भाइयों, जाड़े के मौसम में दुधारू पशुओं को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए अपने दुधारू पशुओं की आहार व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए आप अपने पशुओं को मकई, दर्रा, जई और बाजरा का दाना खिलाएं, जिससे 5% तक की ऊर्जा की बढ़त होती है। जाड़े के मौसम में अपने दुधारू पशुओं को संतुलित दाना दें एवं घास दें, जिससे उसका ऊर्जा बना रहे। जो दुधारू पशु 3 किलो दूध देती है, उसे 1 किलो प्रतिदिन दाना खिलाए। किसान भाई, ये जाड़ा के दिन में जो है पशु को ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ऊर्जा के लिए जो दाना बनाते हैं उसमें जो है मकई या मकई दर्रा हुआ, बार्ली का जो हुआ, जौ, जई या बाजरा, ज्वार में से कोई भी एक चीज़ जो है उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। ठंड का समय होता है तो उससे उसको ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, तो उसमें 5% जो है ऊर्जा बढ़ा देते हैं। दूसरा चीज़ कि ये जो दाना बनाते हैं संतुलित आहार वगैरह, तो इसमें क्या है कि 12% का जो संतुलित दाना बनाएंगे उसमें जहाँ पर ये बरसीम घास हो उसकी उपलब्धता हो, या ये लूसर्न का हो या लोबिया का हो, वहाँ पर जो है ना 12% के संतुलित दाना बनाते हैं। 16% के दाना वहाँ पर बनाते हैं कि जहाँ पर जो है ना थोड़ा लोकल घास वगैरह उपलब्ध रहता है, और वहाँ पर जो है ना 16% के संतुलित दाना बनाते हैं। 14% का दाना वहाँ पर बनाते हैं जहाँ पर कि ये आपको जौ, जई इस तरह का हरा चारा उपलब्ध हो, वहाँ पर बनाते हैं। और 18% का संतुलित दाना वहाँ पर बनाते हैं जहाँ पर कि कुट्टी हो, पुआल का या भूसा उपलब्ध हो, वहाँ पर 18% के दाना बनाते हैं। तो इस तरह से दाना जो बना के और पशु को खिलाते हैं जीवन निर्वाह के लिए। डेली जो है 1 से 1.5 किलो गाय के या भैंस को 1.5 किलो, और दूध उत्पादन पर जो है 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना गाय में देते हैं प्रतिदिन, और भैंस में जो है 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना देते हैं दूध उत्पादन के लिए। जाड़े के दिनों में 45% दर्रा, 35% चोकर, 25% खल्ली, खनिज 1% और आयोडीन नमक 1% का दाना बनाकर अपने दुधारू पशुओं को खिलाएं, जिससे ऊर्जा बढ़ेगा और दूध भी ज्यादा मिलेगा। साथ ही आर्थिक नुकसान से भी आप बच सकते हैं। जाड़ा के दिन में मक्का, दर्रा या बाजरा, ज्वार, जौ कोई भी 45% रखे, या 1 क्विंटल दाना बनाना है तो, और उसमें जो है 35% आपको जो है चोकर रखे, गेहूं का चोकर, और 25% जो है ये खल्ली रखे, बादाम का खल्ली या तीसी की खल्ली। खनिज लवण 1% रखे, और खाने वाला जो आयोडाइड नमक होता है वो 1% रखे। सबको मिला के जो है ना इस तरह से दाना संतुलित बनाएं और पशु को अपने जाड़ा के दिन में खिलाएं, तो दूध जो है ना कम नहीं होगा। जाड़ा के दिन में अक्सर किसान भाई कहते हैं कि से ठंड लगने से दूध कम हो जाता है, तो ऊर्जा की खपत ज़्यादा हो जाती है। ऊर्जा एक्स्ट्रा चाहिए, उसको अतिरिक्त ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इसलिए इसमें 5% ऊर्जा के लिए मक्का, दर्रा, बाजरा, ज्वार, जौ या गेहूं कोई भी मिला के आप बना सकते हैं इसके लिए। जाड़े के दिनों में दुधारू पशुओं के रखरखाव पर भी ध्यान देना चाहिए। जहां पर पशुओं की रखने की व्यवस्था है वहां चारों तरफ से ढक दे, नहीं तो आपके पशुओं को ठंड लग सकती है। पालक भाई अक्सर जाड़ा के दिन में देखते होंगे कि पशु वगैरह में ठंड लग जाती है, तो इसके लिए क्या करें कि पहले जब ठंड वगैरह हवा चलती है तो बोरा चट्टी से रात में जो है ना खिड़की को या जो असोरा वगैरह होता है उसको ढक दे, चूँकि उसको ज़्यादा ठंड नहीं लगे। और या ऐसा भी होता है कि कभी कभी खिड़की खुला रह जाता है और एक ही खिड़की से लगातार पशु के शरीर में ठंड लगने लगती है, तो वैसे स्थिति में पशु अगले दिन जो है बीमार हो जाता है। और इससे बचाने के लिए आपको खिड़की वगैरह जो बंद कर दे जिससे ठंड नहीं लगे। दुधारू पशुओं को जाड़े के मौसम में न्यूमोनिया या थनैला रोग हो सकता है। इस रोग से बचाने के लिए फर्श की साफ सफाई करें, फर्श को सूखा रखें। थनैला रोग होने से थन में सूजन हो जाता है, दूध में कमी, कभी कभी खून भी आता है और दूध फट जाता है।
दुधारू पशुओं के फेफड़ा में संक्रमण हो जाता है या हांफने लगता है, नाक में पानी, बुखार हो तो ये सब न्यूमोनिया रोग के लक्षण हैं। जाड़ा के दिन में जो है दुधारू गाय में थनैल रोग एक तो बहुत तेजी से होता है, तो थनैल रोग से बचाने के लिए फर्श के डेली साफ सफाई तो होना ही चाहिए, क्योंकि उससे दूध भी स्वच्छ आपका उत्पादन होगा। दूसरा चीज़ कि ये साफ सफाई के बाद फर्श को सूखा रखें, गीला नहीं रखें। थन में ठंड लग जाती है जिसके कारण थन में सूजन हो जाती है, उसके बाद जो है थनैला बीमारी हो जाता है, पशु को दर्द होने लगता है दूध निकालते समय, बाद में जो है उससे दूध में खून भी आने लगता है या दूध फटा फटा आने लगता है। तो इसलिए जो है उसको फर्श को सूखा रखें। और दूसरा चीज़ कि निमोनिया रोग होता है, जो अभी आपको बताया कि निमोनिया रोग में क्या होता है कि उसके फेफड़ा में छूत लग जाता है जिसके कारण पशु हाँफने लगता है या बच्चा भी हाँफने लगता है, बुखार हो जाता है, खाना पीना नहीं खाती है, नाक से पानी आने लगता है। तो वैसे स्थिति में पशु मर भी सकता है उचित समय पर यदि उसका उपचार नहीं किया जाए तो इससे आप रात में जो है ना उस तरह की व्यवस्था करें। ये लक्षण यदि दिखाई दे तो जल्द से जल्द नजदीक के पशु चिकित्सक से संपर्क करें, उसका उपचार करें, साथ ही खुरहा चपका रोग से बचाने के लिए टीका लगवाएं। यदि इस तरह का पाया जाता है आपके पशु में निमोनिया रोग, तो आप अपने निकट के पशु चिकित्सक से जल्दी से जो है संपर्क कर उसका उपचार करावें। इसके अलावा जो है जाड़ा अभी मौसम जो चल रहा है, तो जाड़ा के दिन में क्या है कि ये जैसे जाड़ा खत्म होने लगेगा तो आपको खुरपक्का मुँहपक्का रोग, खुरहा चपका जिसको बोलते हैं गांव देहात में लोग, खुरहिया खांग भी लोग बोलता है, तो इस बीमारी से जो है बचाने के लिए अभी जाड़ा के दिन में उसका यदि टीका नहीं पड़ा हो तो खुरपक्का मुँहपक्का रोग का टीका आप अवश्य लगाएं, अन्यथा जो है ना काफ़ी आर्थिक क्षति होती है किसान भाई को। पाठक बाबा, आज हमें भी एक जानकारी लेना है आपसे। अरे आनंद, हम जानकारी देने के लिए ही तो बैठे हुए हैं। वो तो है पाठक बाबा। पाठक बाबा, ये सामयिक कृषि प्रणाली क्या है और इससे हम क्या क्या लाभ उठा सकते हैं? ओ, समेकित कृषि प्रणाली क्या है? हाँ। और इससे हमारे किसान भाइयों को क्या लाभ हो सकता है? हैं? इस संबंध में तुम लोगों को विशेष जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. सिंह जी से, और जिनसे बातचीत कर रहे हमारे सहयोगी सैयद मासूम अहमद। किसान भाई नमस्कार। किसान भाई, आप सब कृषि का कार्य करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। कई लोग पारंपरिक ढंग से करते हैं और बहुत से लोग विकसित ढंग से भी कृषि का कार्य करते हैं। ऐसे में किसान भाई, अगर आप व्यवस्थित ढंग से कृषि कार्य करें तो निश्चित रूप से इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। इसी क्रम में समेकित कृषि प्रणाली की जो अवधारणा है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आज हम आए हुए हैं होली क्रॉस कृषि विज्ञान केंद्र हजारीबाग, और हमारे साथ है यहाँ के समन्वयक डॉक्टर आर.के. सिंह साहब। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। सिंह साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो समेकित कृषि प्रणाली है ये क्या है और किसान भाइयों के लिए इसका क्या लाभ है? इसके बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इसके बारे में किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि समेकित कृषि प्रणाली किसान भाइयों को, जैसा कि हम लोग देखते हैं सभी किसान भाई बहन खेती करते हैं, लेकिन जो व्यवस्थित ढंग से, जिसका एक अंग्रेजी वर्ड है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, पढ़े लिखे किसान भाई समझते हैं उसको, हिंदी में समझना भी थोड़ा सा कठिन वर्ड है, लेकिन आप उस पर न जाएं, इसका मतलब क्या है उसको समझें। देखिए, हम लोग एक किसान है खाली आलू करता है, दूसरा खाली धान करेगा, बरसात में धान किया उसके बाद खेत को खाली छोड़ देते हैं, सालों भर उसी को खाएंगे और सोचेंगे कि ठीक है हमारा तो उसी में खाना भर हो गया। लेकिन अभी देखिए समय बदल गया है, कृषि में नई नई तरह की तकनीकी आ गई हैं, नई नई वैरायटीज़ हैं, नए तरीके के खाद बीज और नई विधियाँ, बहुत तरह की नई चीज़ें आ गई हैं। किसान भाइयों को ज़रूरत है कि उन सब चीज़ों को समझें और उसके लिए नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से, खासतौर से हजारीबाग के किसान भाई, हजारीबाग कृषि विज्ञान केंद्र में और अन्य जिलों के किसान भाई, हमारे पूरे झारखंड में 24 जिलों में सभी जगह कृषि विज्ञान केंद्र हैं। आप लोग वहाँ पे जाएं, भ्रमण करें और वहाँ जाके जानें। अब मैं बताना चाहूँगा कि समन्वित कृषि प्रणाली जो है,
समन्वित मीन्स सभी चीज़ों को इकट्ठा करके करना, समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन करना, इंटीग्रेटेड करना, आप उसको उस तरह से समझें। जैसे कि किसान भाई हैं, ज़्यादातर झारखंड में मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ छोटे किसानों की संख्या ज़्यादा है। तो ये जो पद्धति है, ये जो विधि है, ये जो प्रणाली है, ये बहुत सूट करती है जो हमारे छोटे किसान हैं। तो उसमें किसानों को ये है कि आप जैसे सब्जी भी करें, बागवानी भी करें, और जो हमारी फसलें हैं, धान की फसल है वो भी आप लगाएं, अन्य फसलें भी आप करें, पशु भी पालें आप, और आप बकरी पालन भी करें, मुर्गी पालन भी करें, मछली पालन भी करें, और साथ ही आप लोग मशरूम हैं, एक खुखरी जिसको किसान भाई बोलते हैं, किसान बहनें, उसको आप लोग करें। अब उसके बारे में प्रशिक्षण है तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आकर प्रशिक्षण ले सकते हैं, और भी जगह बहुत सारे हमारे गैर सरकारी संस्थान इस पर प्रशिक्षण प्रोवाइड कराते हैं, या फिर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची में जाके आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से समन्वित कृषि जो है, इसको सारी खेती को मिला के आपको खेती करना है, यानी कि बकरी पालन भी करना है, मुर्गी पालन भी करना है, गाय पालन भी करना है, और आपको मशरूम यानी खुखरी भी लगाना है, सब्जी भी लगाना है, बागवानी भी करना है, आपको धान का खेती भी करना है, और साथ ही आपको और अन्य प्रकार की छोटी छोटी बहुत तरह की चीज़ें हैं जो स्थानीय स्तर पे उपलब्ध हैं। जैसे कि लाख की खेती, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं हमारे झारखंड में कि जहाँ पे लाख की खेती, पलास के पौधे बहुत सारे मिलते हैं, तो उन सब का आप लोग लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से इन सब का, जैसे कि पलास की जहाँ तक लाख की खेती है, तो आप लोग रांची में जाके उसका लाख का अनुसंधान केंद्र है, वहाँ जाके संपर्क करें। प्रशिक्षण किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, वहाँ के निदेशक महोदय से और वहाँ के अन्य प्रभारी वैज्ञानिक से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो मेरा जो है कहना वही है कि समन्वित खेती की तरफ किसान भाई बहन आकर्षित हों, क्योंकि झारखंड में उसी का सबसे ज़्यादा अधिक स्कोप भी उसी का है, और आमदनी भी उसी से आपको सबसे ज़्यादा मिलने वाली है। बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब कि जो समन्वित कृषि प्रणाली है, इसका आशय ये हुआ कि इकट्ठे रूप से खेती, पशुपालन या और जो संबद्ध कार्य है उनको मिला जुला कर एक साथ करना। अब यहाँ एक सवाल किसान भाइयों के दिमाग में ये आता होगा कि ये जो प्रणाली है, इसकी क्या कोई वैज्ञानिक तकनीक है, उस आधार पे किसान भाई करें, या सरकार की ओर से कोई प्रणाली या कोई व्यवस्था आई है, या किसान भाई अपने स्तर से इस कार्य को करें? जी, निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रश्न है और किसान भाई जानना चाहेंगे। देखिए, हर चीज़ का कृषि में अभी किसान भाई भूल जाएं कि हम लोग अपने बाप दादा के ज़माने से करते आ रहे हैं। अब उसको आप जो करते आ रहे हैं वो तो ठीक है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन अब उसमें अब सुधार की ज़रूरत है। तो आप समन्वित कृषि प्रणाली जब अगर अपनाते हैं तो उसमें वैज्ञानिक पद्धति का होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि आप एक दिन में तो करेंगे नहीं, आपने सपोज आपने मान लेते हैं बकरी पालन आप करना शुरू चाहते हैं, तो आप कहीं से बकरी की अच्छी आपको नस्ल कहाँ से मिलेगी ये आपको जानकारी लेना है। साथ ही आप बकरी को ले आते हैं तो फिर उसमें टीकाकरण करना है ताकि उसको बीमारियां ना लगे, क्योंकि आप पता लगा महंगी बकरी ले आए और बीमार हो गई तो आपको परेशानी। तो सबसे पहले तो आपको वैज्ञानिक तकनीकी तो अपनानी है ही, और कहाँ से ये सब मिलेगा, जैसे अच्छी नस्ल की बकरी कहाँ से मिलेगी, अच्छी नस्ल की गाय कहाँ से मिलेगी, आपको मशरूम करना है तो उसके लिए प्रशिक्षण कहाँ से मिलेगा। अगर खेती में आपको सब्जियां लगानी हैं तो सब्जियों का एक विशेष समय होता है कब सब्जी आप लगाएं। साथ ही अगर आप और नई तकनीकी हैं, जैसे कि किसान भाई अपना अभी तो प्याज बहुत लोग करते हैं, लेकिन बरसात में कोई नहीं करता है, बरसात में प्याज महंगी हो जाती है। किसान भाई वैज्ञानिक विधि से अगर उसके बारे में प्रशिक्षण ले लें और उसको आप लोग करें तो उससे लाभ कमा सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसको वैज्ञानिक विधि से करने से, वैज्ञानिकों के संपर्क में आने से और सीखने के बाद करने से इसमें लाभ अधिक मिलेगा। और डॉक्टर साहब, सरकार या विभाग के स्तर से इसमें क्या सहयोग मिलता है? देखिए, विभाग की जितनी भी योजनाओं के बारे में जहाँ तक हमारा ताना है, किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि ज़िले में मुख्य तौर पे 3 से 4 विभाग होते हैं जो कृषि से संबंधित काम करते हैं। सबसे पहला होता है जिला कृषि कार्यालय, दूसरा विभाग है जिला उद्यान की कार्यालय, जहाँ पे जिला उद्यान पदाधिकारी बैठते हैं और जिला कृषि पदाधिकारी। इसके अलावा होता है भूमि जल संरक्षण विभाग, जिसको जल छाजन विभाग कहते हैं। साथ ही चौथा विभाग होता है आत्मा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी उसका पूरा नाम है, लेकिन आत्मा विभाग से
हमारे यहाँ पूरे 24 के 24 ज़िले में वो काम करता है। तो इन चारों विभागों में जाके वहाँ बहुत सारी सब्सिडी स्कीम्स और कभी कहीं पंप सेट का है, कहीं कुछ आपका विभिन्न प्रकार के बीज खाद मिलने की बात है, या फिर आपके चेक डैम्स, जो क्योंकि सिंचाई की हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, तो चेक डैम से संबंधित, या फिर किसान भाई जैसे कि किसी लोग आप लोग देखते होंगे ग्रीन हाउस बनाते हैं, जो शेड हाउस बनाते हैं, उसके लिए सब्सिडी आती है, 90% तक सब्सिडी देती है। उसके लिए किसान भाई जिला कृषि जो उद्यान पदाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, उनके यहाँ जाके संपर्क करें। साथ ही जो किसान भाई बहन अगर जिला लेवल पर नहीं पहुंच पाते हैं, उनके गांव दूर हैं, तो अपने प्रखंड स्तर में अपने ब्लॉक जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं, साथ ही आत्मा की तरफ से कुछ कर्मचारी वहां बैठते हैं, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर, उनको बोलते हैं BTM, और दूसरे होते हैं उन्हीं के साथ में ATM, और तीसरे पदाधिकारी होते हैं BLW, जिनको कर्मचारी नाम से लोग जानते हैं, उनसे संपर्क करें। तो विभिन्न प्रकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं वो हमारे प्रखंड कृषि पदाधिकारी के यहाँ, BTM के यहाँ, या फिर कुछ योजनाएं कोऑपरेटिव अफसर्स जो होते हैं, जो सहकारिता पदाधिकारी हैं प्रखंड स्तर पर, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप लोग जिला लेवल में ये 4 पदाधिकारी जो हमने बताए, यहाँ आने से आपको समय समय पर स्कीम्स आती रहती हैं। किसान भाई आएँ, कार्यालय में संपर्क करें, उनका लाभ उठाएँ। डॉक्टर साहब, एक ये बात भी किसान भाइयों के ध्यान में आती होगी कि अगर जो किसान पारंपरिक रूप से खेती कर रहे हैं और दूसरी ओर वैसे किसान भाई हैं जो समन्वित कृषि प्रणाली को अपना रहे हैं, तो अगर हम आर्थिक रूप में इसको देखें, आमदनी के रूप में देखें, तो दोनों में क्या फ़र्क मिलता है, कितना लाभ उन्हें मिलता है? वो पूरा उनको बहुत अंतर है उसमें। हमारे किसान भाई जो हैं बहुत सारे जो समन्वित खेती करने वाले किसान हैं, उनकी मॉडल हैं, यानी कि आदर्श किसान हैं जो इस काम को कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए बहुत सारे किसान हैं इस तरह के, जिनको लाभ मिलता है। और इसमें कुछ बहुत समझने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, बारिश का समय आया, जून आया, थोड़ी बारिश हुई, बिचड़ा लगाए, धान लगाए, काट लिए। अभी हम देखते हैं कि सारा खेत खाली मिलेगा। अभी ये देखिए आप, यहाँ पे हमारे कैमरामैन साथी से हम अनुरोध करेंगे कि इसको खेत को दिखाएं। यहाँ पे हमने इसमें कुछ नहीं किया, खाली धान काटा है और हमने यहाँ पे सीधा सरसों का बुवाई कर दिया। पीछे हमारे देखेंगे सारे खेत में। तो इस तरीके से किसान भाई देखिए, एक तरफ तो आप एक फसल लेके पूरे साल इंतजार करते हैं, और दूसरे तरफ आप दूसरी फसल भी लेते हैं, साथ में बकरी भी पालते हैं, मुर्गी भी पालते हैं, गाय पालते हैं, मशरूम करते हैं। तो कितना आमदनी आपका हुआ? तो ये तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को समझने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से समझने की आवश्यकता है कि जब समन्वित खेती अपनाएंगे तो उसमें आमदनी तो कई गुना बढ़ जाएगी किसानों की। बहुत अच्छी बात आपने बताई, और दोनों में क्या फ़र्क है और समन्वित कृषि प्रणाली क्या है, इसे कैसे अपनाया जाए, कैसे इसका लाभ लिया जाए, इस बारे में डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि दर्शन का आज का ये अंक आपको कैसा लगा, आप जरूर लिखेंगे। और ग्रामीण भाइयों, हमें आपका पत्र का इंतजार रहेगा। कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी और सुझाव के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची 834001। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। जोहार।